सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का फिर से। मेरा नाम है सिमरन मतलानी और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर नंबर 5। नाम है चैप्टर का चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के आखिरी चैप्टर पे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग स्कैन करके पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो जाइए ज्वाइन करिए, पिछले चैप्टर्स को देख लीजिए। चैप्टर 4 तक हो चुका है, चैप्टर 5 हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको मैंने देखिए यहाँ पे जैसे नोट्स डाले हैं, मैंने जो भी वीडियो में बनाती हूँ और जो भी नोट्स मैं उसमें पढ़ाती हूँ वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये नोट्स आपको आगे एग्जाम के टाइम पे काम आएंगे, तो आप लोग ये सेव करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। लिंक भी रख दूंगी और ये QR कोड भी आपके लिए है। अब आते हैं हमारे चैप्टर पर। ये हमारा आखिरी चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का और हमारे ओवरऑल हिस्ट्री सिविक्स के सिलेबस का भी। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैंने पहले जितने भी वीडियोस किए हैं वो मैंने 2 या 3 पार्ट्स में किए हैं, पर ये वीडियो में मैं एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगी। बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेसन है ये। शुरू करते हैं। चैलेंजेस मतलब क्या दुविधाएं, क्या परेशानियां जो हैं, क्या खतरे जो हैं वो फेस करती है इंडिया की डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है ये हमने समझ लिया। लोकतंत्र एक ऐसे सरकार का तरीका है जहां सरकार लोग चुनते हैं चुनाव करके। 5 साल के लिए, तय समय के लिए हम चुनाव करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे बेहाफ पे देश के डिसीजंस लेता है, हमारे लिए डिसीजंस लेता है, हमारे लिए नियम कायदे बनाता है और हमारे लिए पॉलिसीज बनाता है। As we have said earlier, democracy is a continuous living process. Continuous मतलब हमेशा चलते वाला, और living process जीता जागता प्रोसेस है। उसमें living क्या है कि जितने भी लोग वोटर्स हैं, सिटीजन्स हैं, जिनके पास अधिकार है वोट करने का, वो हर 5 साल में सरकार चुनने के लिए वोट करते हैं। और इसीलिए ये प्रोसेस जो है ना, लिविंग भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह कॉन्स्टेंटली प्रोसेस में रहता है। अब 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगी, अब प्रतिनिधि चुन लिया गया तो अब दोबारा इलेक्शन होगी। 5 साल आप उस सरकार से सवाल कर सकते हो। इसीलिए डेमोक्रेसी जो होती है कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। कि सिर्फ डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने से डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में नहीं आ जाती। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देने से इंडिया के कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में अब लोक सत्ता चलेगी, राज सत्ता नहीं चलेगी, यहाँ डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं चलेगी, ये कह देने से, लिख देने से डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू नहीं हो जाती या पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाती। कॉन्शियसली और अलर्टली लोगों को एफर्ट लेने पड़ते हैं। मतलब आपको पूरी सतर्कता के साथ और पूरे होशो आवाज में डेमोक्रेसी को सस्टेन करने, यानी कि ताकि वो चलती रहे, लंबे समय तक डेमोक्रेसी इंडिया में बनी रहे, इसके लिए आपको अपने पूरे होशो आवाज में आपको ही एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको ही अपनी कोशिश देनी पड़ेगी। It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them in a democratic manner. हर एक चीज के बीच में ना कुछ रुकावट हमेशा आती है। कहते हैं ना, कुछ भी अच्छा करने जाओ तो कुछ ना कुछ रुकावट आती ही है, पर वैसा ही है डेमोक्रेसी के साथ। यहाँ पे भी हमें रुकावट, खतरे, प्रॉब्लम्स, बैरियर्स देखने को मिलते हैं, पर हमें उनसे डील करना पड़ेगा। क्यों? ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे, सस्टेन कर सके, चलती रहे। के क्योंकि अगर एक दिन हमने मान लो वोटिंग बंद हो गई, इलेक्शंस होने बंद हो गए, अगर लोगों ने वोट करना कंप्लीटली छोड़ दिया, तो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन सकती है, डेमोक्रेसी से मिलिट्री रूल में जा सकती है, डेमोक्रेसी से मोनार्की, राजशाही रूल में भी जा सकती है। कि यहाँ टोटल कह सकते हो ऑटोक्रेसी, जहां पर कोई भी सरकार नहीं होती लोगों के पास, वो बन सकती है, जैसे नेपाल में हुआ था। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, इनसे बचने के लिए ना डेमोक्रेसी को पहले ही बचा लेना जरूरी है, उसके खतरों को पहचान कर खतरों को सुलझा देने से।
बट इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, इससे पहले देखते हैं कि ग्लोबल लेवल में दुनिया भर में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कंट्रीज फेस करती हैं। तो मैंने हर एक चैलेंज पे डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ ना कुछ हाईलाइट कर लिया है, वो आप पढ़िए। सो आज हर एक नेशन जो है वो क्लेम तो करता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, पर रियलिटी में असल जिंदगी में कुछ ही ऐसे नेशंस हैं जहां पर ट्रू डेमोक्रेसी है, मतलब सही मायने में डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है। अब डेमोक्रेसी सच में कैसे जिंदा होती है? जब लोगों के अधिकार, उनके राइट्स और उनकी आजादी जो है प्रोटेक्टेड होती है। आपको हक है वोट करने का, आपको हक है सरकार चुनने का, आपको हक है आप देश में कहीं पे भी रहो, आपका हक है आप देश में जो भी काम करना चाहो कर सकते हो, और आपको पूरी आजादी भी है। आजादी है बात करने की, आजादी है देश में कहीं पे भी रहने की। ये होती है राइट और फ्रीडम, हक और आजादी। और जहां हक और आजादी लोगों के पास नहीं होता वो डेमोक्रेसी नहीं होती। आप नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को उठा के देख लीजिए, आप चाइना जैसे देशों को उठा के देख लीजिए, अगर वहां पर मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती। अब जो नेपाल में हमें देखने को मिला, वहां पे क्या हो रहा था? वहां पर सोशल मीडिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट करना चाह रही थी। पर जहां पर आप मीडिया पे कंट्रोल करते हो तो मीडिया पे कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आप लोगों की बात करने की आजादी पे कंट्रोल रख रहे हो के, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कंट्रोल कर रहे हो के। और जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कंट्रोल आ जाए वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रह सकती, वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे देश क्या फेस करते हैं? मिलिट्री टेक ओवर का चैलेंज फेस करते हैं। कि अभी रिसेंटली म्यांमार में भी ऐसा हुआ था, मिलिट्री ने स्टेप इन किया क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई। नेपाल में भी आई थिंक ऐसा ही हुआ था, वहां पे भी आई थिंक मिलिट्री ने संभाला था चीजों को। तो ये चैलेंज होता है मिलिट्री टेक ओवर का। अफ्रीका में तो बहुत सारे देशों के साथ ऐसा हो रहा है कि spread of democratic values at global level and adoption of true democracy by all nations is a major challenge at global level। दुनिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि असल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, असल डेमोक्रेसी जो जहां होती है लोगों के पास आजादी और हक, वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिले, स्प्रेड मिले और लोग असली डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें हर एक देश। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। कि फिर आपसे एक छोटा सा बॉक्स आता है कि यहाँ पे पिंक कलर का, विच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या इंस्टीट्यूशंस हमें जरूरत है एस्टेब्लिश करने की ताकि हम एक नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक सिस्टम में बन सकें? किसी भी कंट्री को लोकतंत्र बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या ऑफिसेस खोलनी पड़ेंगी, ये आपको जानना है। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें पार्लियामेंट हो सकता है जहां लेजिस्लेट किया जा सके, उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, उसमें आपको जुडिशियरी कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है ताकि आप न्याय डिस्पोज कर सको, न्याय प्रक्रिया चला सको, लोगों को अपना जस्टिस मिल सके। तो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं डेमोक्रेसी के। फिर आपका सेकेंड चैलेंज आता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज फाउंड टू बी वेरी वीक इवन इन दोज नेशंस जहां पर डेमोक्रेसी ऐसा लगता है कि जड़ पकड़ के है ना, बहुत सालों से है, जड़ पकड़ के है। ऐसे देशों में भी हमको समझ में आता है कि यार ऐसे देशों में भी ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत कम है। ऐसे देश जहां पे 200-300 सालों से डेमोक्रेसी चल रही है, 200-300 सालों से लोग जहां पर वोट कर रहे हैं, वहां पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक टोक की जाती है, वहां पर भी सोशल मीडिया को स्कैन किया जाता है, वहां पे भी न्यूज जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कि ऐसे देश जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ने जड़ पकड़ चुकी है, वो भी पता चलता है कि अरे ये तो अभी भी बहुत कच्ची है। कि सो इन नेशंस लाइक इंडिया डेमोक्रेसी हमें किस तरह देखने मिलती है? इंडिया में लोग यहाँ पे वोट करते हैं, इलेक्शन होती है और गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का, और उसके अलावा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम जो है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल तरीके से तो डेमोक्रेसी है। देखो, डेमोक्रेसी सोशल और पॉलिटिकल दोनों फॉर्म्स में, दोनों तरीकों से होती है। पॉलिटिकल होती है जहां सरकार बनाने में लोगों का हाथ होता है, जैसे इलेक्शंस में वोटिंग देके ये होता है। सोशल लाइफ में डेमोक्रेसी कैसे दिखती है? सोशल लाइफ में जब आप लोगों को बराबरी से ट्रीट करते हो, जब
ऊंची जाति के और छोटी जाति के लोगों को बराबर का हक मिलता है, जब औरत और मर्द दोनों को बराबर के मौके मिलते हैं, कि जब किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले को या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से आने वाले लोगों को जब किसी ने ऑप्रेस नाहक नहीं किया हो, वो होती है सोशली डेमोक्रेटिक कंट्री। पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक में और सोशली डेमोक्रेटिक में यही फर्क है, ये याद रखिएगा। ऐसी सोसाइटी जो अपने सोसाइटी के हर एक कंपोनेंट को इंक्लूड करती हो, हर एक कंपोनेंट मतलब हर कास्ट के इंसान को, हर जेंडर के इंसान को, सबको इंक्लूड करती हो, सोशली इंक्लूजन हो। सॉरी। ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को जब आजादी हो, ऑटोनॉमी हो, ऑटोनॉमी फ्रीडम इक्वल सेम वर्ड्स होते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, लोगों के हाथों में कुछ पावर्स हो, उनके हाथ मजबूत हों। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं कि आप किसी को इज्जत दो, आप किसी से इज्जत से बात करो, जहां पर आप किसी को ऑप्रेस ना करो, जहां पे आप किसी को हैरास ना करो, किसी से मारपीट ना करो, जहां पर आप अपने देश की धरोहर जो है, हेरिटेज साइट जो है, वो बचा के रखो। आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके मॉरल वैल्यूज होते हैं जो आपके ह्यूमन वैल्यूज में आते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जहां पे लोग सेफ रहें। तो किसी को इज्जत देना, उसको सेफ फील कराना हमारे ह्यूमन वैल्यूज का पार्ट है कि ये सब हमारे देश में अडॉप्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके बिना ना डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। कि तो हमारे पास जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, क्योंकि इलेक्शन होती है, वोटिंग होते हैं, पर क्या सोशल डेमोक्रेसी है? क्या सबको बराबरी मिल रही है? क्या सबको आजादी मिल रही है या नहीं? सो कैन यू टेल, एक और नया छोटा सा बॉक्स है कि इन डेमोक्रेसी टू गेट पावर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। हमने पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो इलेक्शन में खड़े हों, ताकि इलेक्शन जीत के वो पावर हासिल कर सकें। पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इंटरनल इलेक्शंस रखती हैं? रखने तो चाहिए, पर क्या वो इलेक्शंस रखते हैं? It is necessary that political parties should hold elections at the organization level. Are such elections held? No. कई बार सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं वही हमेशा पार्टी के चेयरमैन, पार्टी के हेड, पार्टी के कह सकते हो हेड होते हैं के। सो पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली अपना लीडर, पार्टी का लीडर चूज करने के लिए भी कई बार इलेक्शन नहीं करती, और अगर होती भी है तो वो मोस्टली शो के लिए होती है, कभी भी रियल इलेक्शन कभी नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज की। पार्टीज आपस में इलेक्शंस लड़ती हैं, एक दूसरे से compete करती हैं पावर के लिए, पर इंटरनली अपने आप में कभी वो अपना लीडर डिसाइड करने के लिए इलेक्शन नहीं करते। एक और सवाल आता है, चाइना एडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना ने अडॉप्ट किए थे अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर बन गए। पर चाइना में अभी भी वन पार्टी सिस्टम है, मतलब वहां पर सिर्फ एक पार्टी चलती है। अब देखो, अब आप इलेक्शन कर रहे हो, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है अगर, तो आपके पास कम से कम 2 या 3 पार्टीज के आपके पास कैंडिडेट सामने होने चाहिए। अब आपको चूज करना है कि भाई ये इलेक्शन हो रही है, ये पार्टी ए का कैंडिडेट, ये पार्टी बी का कैंडिडेट और ये पार्टी सी का कैंडिडेट, तीनों में से आप चूज कर लो आप में एक किसको वोट दोगे, किसके आइडियल्स मैच होते हैं आपकी सोच से, आप किसको सरकार बनाते देखना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। पर जहां पर 3 के बजाय सिर्फ एक ही पार्टी है, मतलब आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ ये ए है कि, या आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ सी है कि, तो क्या वो सच में डेमोक्रेसी हुई? मतलब आपके पास ऑप्शन एक है तो आप किसको वोट दोगे उस एक के अलावा? फिर आता है आपका नया लास्ट चैलेंज, अनदर चैलेंज जो डेमोक्रेसी में बहुत सारे देश फेस करते हैं, वो ये है कि डेमोक्रेसी डीप रूटेड नहीं होती। पिछले इसमें क्या था कि बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज जो डीप रूटेड लगती तो है, ऐसा लगता तो है कि वहां पे डेमोक्रेसी जड़ पकड़ चुकी है, पर वो भी बहुत कमजोर होती हैं। तो ये एक चैलेंज क्या है कि डेमोक्रेसी जो है डीप रूटेड नहीं है,
देश में जड़ नहीं पकड़ी। अब तक हमारे देश में लोग एक दूसरे की आजादी की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की जो बराबरी होनी चाहिए कि मैं भी सेम हूँ, मेरे सामने वाले जो लोग हैं वो भी मेरे बराबर हैं, इक्वल हैं, कि वो मुझसे कोई छोटी जाति का नहीं है, या अगर वो औरत है तो मुझसे कम नहीं है, कि वो बराबरी आज तक लोगों ने अपने दिमाग में फिट नहीं की है। फिर आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा निभाना, जस्टिस, न्याय, न्याय में तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं कि। फिर पीस, यहाँ पे हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं दंगे हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, तो पीस की बात तो नहीं कर सकते। डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेवलपमेंट, तरक्की, विकास कहाँ पे है पता नहीं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसान और इंसान की भलाई करने का जो हमारा सोच है कि वो हमारी है ही नहीं अभी तक। एंड द वैल्यूज दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जब चीजें जड़ पकड़ेंगी ना, कि हमें लगेगा कि भाई हाँ मेरे पास भी आजादी है, और मेरे सामने जो दूसरी जाति का है, जो दूसरे जेंडर का है, उसको भी उतनी ही आजादी है, जितना मेरा अधिकार है, जितनी मेरी बराबरी है, मेरे सामने वाले के पास भी उतना ही बराबर का अधिकार है, मेरा और उसका भाईचारा भी है, और मुझे न्याय भी इस देश में आसानी से मिल जाएगा। इस देश में कभी मुझे इस बात का डर नहीं लगता कि यहाँ पे वायलेंस होता है, यहाँ पे बहुत खून खराबा होता है, कि यहाँ पे तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, लोग डेवलपमेंट का सोचते हैं, इंसानियत का सोचते हैं। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सिर्फ वोट देके नहीं कह सकते कि ये लोकतंत्र है कि। So, the mass support for this purpose can be gathered only through democratic means. मास सपोर्ट, लोगों के सपोर्ट की जरूरत है यार। यहाँ पे एक इंसान भलाई करेगा तो पूरे देश का भला नहीं होगा, सबको मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी, यहां से हम पढ़ेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है। कि तो टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया decentralized power and adopted the policy of reservation for women and weaker section. But we should think whether such measures really give power in the hands of citizens. अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, देश की सरकार ने क्या किया कि भाई लोकतंत्र को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज मतलब समझो सारा पावर यहाँ दिल्ली में था, सेंटर पे था, तो उन्होंने क्या किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया। कुछ पावर्स स्टेट के पास भी हैं, कुछ पावर्स नीचे दूसरे स्टेट्स में भी हैं, कुछ पावर्स जुडिशरी के पास भी हैं। तो उन्होंने जो पावर अकेले पकड़ के रखी थी, होल्ड करके रखी थी, वो पावर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने बांट दी, डिसेंट्रलाइज कर दी अलग अलग स्टेट्स को और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। उन्होंने उसके बाद क्या किया कि औरतों के लिए और वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज और लोअर कास्ट और SC ST और OBC, इन सब वीकर सेक्शन के लिए भी उन्होंने, और औरतों के लिए भी उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन लाया कि सरकार में आपको, लोकसभा में और विधानसभा में आपको सीट रिजर्व मिलेगी। पर क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है लोगों के हाथ में पावर देने के लिए? क्या इससे सच में लोगों के हाथ में कुछ पावर आई? क्या कुछ इफेक्ट हुआ? मैंने आपसे पहले कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी नहीं होने वाली, तो ऐसे ही रिजर्वेशन पॉलिसी बना देने से रिजर्वेशन पॉलिसी का असर नहीं होने वाला। उसके लिए कुछ एक्टिवली आपको करना पड़ता है। कि तो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो इंडिया फेस करता है? पहला है कम्युनलिज्म, जो होता है धर्म के बेसिस पर होने वाले झगड़े, और टेररिज्म, आतंकवाद। तो कम्युनलिज्म जो होता है मोस्टली एक इंटरनल वायलेंस होता है देश के अंदर, जब लोग आपस में धर्म को वजह बना के लड़ते हैं, वो होता है कम्युनलिज्म। और जो टेररिज्म होता है वो होता है वायलेंस जो देश से बाहर से आए हुए टेररिस्ट देश के अंदर करते हैं। के एंड द रिजल्ट इज टेररिज्म। देखो कई बार ना हमारे जो आपसी धर्म पे होने वाले झगड़े हैं ना, उसका रिजल्ट कई बार आतंकवाद होता है। कि और ये साबित हुआ है। इट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनलिज्म, टेररिज्म। इसके लिए ये आया है सबसे पहले। सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक स्टेबिलिटी क्या होता है, हैम्पर होती है, अटक जाती है। कि क्योंकि रिलीजियस हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। कि मतलब क्या हुआ, मतलब आप किसी ऐसे इलाके को देख लो जहां पर
दो रिलीजन्स के लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। बहुत कोई मशहूर ऐसी जगह याद कर दो जहां इंडिया में, जहां पर बहुत लफड़े होते हैं इस मामले में कि यहाँ पर एक रिलीजन और दो रिलीजन के लोग लड़ते हैं। अब वहां पे क्या होता है कि आप वहां पर जाके घूम फिर नहीं सकते। वहां पर रहने वाले लोगों को एक कर्फ्यू में रहना पड़ता है कि हम इतने टाइम के बाद बाहर नहीं निकल सकते। कुछ सर्टेन एरियाज में हम अपने शहर के नहीं जा सकते क्योंकि पता होता है कि यहाँ पर दंगे होते हैं। इससे क्या होता है, सोशल स्टेबिलिटी खराब होती है। समाज में आपके पास आजादी होनी चाहिए, आप कहीं पे भी जा सको, आप पब्लिक प्लेस में कहीं पे निकल सको, लेकिन आपके लिए कहीं पे भी पब्लिक में निकलना मुश्किल हो जाता है जब रिलीजियस हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। कि तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू टेररिज्म। आपको अगर पता हो इनफैक्ट कि इतना हमारे देश में रिलीजन के बेसिस पर लड़ रहे हैं लोग, इतना प्रॉब्लम है, सरकार कुछ नहीं कर रही, तो हम वोट देने क्यों जाएं। इससे क्या हुआ, लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस में, जो कि वोटिंग का काम था और इलेक्शन का जो काम था, वो उसके बीच में क्या हुआ, कम हो गया। लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा है क्योंकि बाहर दंगे हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि सरकार क्या ही कर रही है, जो हम उनको वोट देने, किसी को भी वोट देने जाएं तो क्या ही कर लेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। कि उसके बाद आता है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, नक्सलिज्म पहले शुरू हुआ था, प्रोसेस जो शुरू हुआ था ना, वो इसीलिए था कि जो फार्मर्स हैं, शेतकरी हैं और जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइब्स के अलग अलग लोग हैं, के उनसे जो उनकी जमीनें ले ली गई हैं, उनके जंगल ले लिए गए हैं, उन्हें हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आगे रखें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन वो आगे चल के ना एक एग्रेसिव मूवमेंट बन गया, वायलेंट मूवमेंट हो गया। उन्होंने अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए नाजायज तरीके अपनाए। यही है कि नक्सलिज्म बिगेन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस अगेंस्ट एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर्स। पहले तो शुरू हुआ कि जो हमारे बिना जमीन के जो फार्मर्स काम करते हैं और जो ट्राइबल लोगों से उनका जंगल ले लिया गया है, उन्हें न्याय दिलाना है। कि पर आज ये एक वायलेंट स्ट्रगल बन चुकी है, यहाँ पर सिर्फ वायलेंस बढ़ रहा है। नक्सलाइट मूवमेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, लोगों की प्रॉब्लम्स, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स और ट्राइबल लोगों की प्रॉब्लम को छोड़कर ये आज वायलेंट मेजर्स अपनाते हैं, हिंसा अपनाते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का अपोज कर सके, खिलाफत कर सके। वो पुलिस पर अटैक करते हैं, कि पुलिस के बाकी फोर्सेस पर अटैक करते हैं, कि और ऐसे बहुत सारे दूसरे टैक्टिक्स भी यूज करते हैं। तो शुरू तो हुआ ताकि फार्मर्स और ट्राइबल्स को उनकी जमीनें मिल सके, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को अबेंडन करके, उनकी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आज ये सिर्फ वायलेंस पे उतर आए हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी उसका बैन करना है, उसके अगेंस्ट जाना है। कोई पुलिस फोर्स वगैरह इलाके में आएगी तो उनको अटैक करना है, भगा देना है। कि और ऐसे और बहुत सारे हथकंडे अपनाने हैं। फिर हमारा तीसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम डेमोक्रेसी का है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट में हर लेवल पे भ्रष्टाचार हमें पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलते हैं। हमको एक काम करवाना है, 4 ऑफिस में धक्के खाने हैं। People develop distrust and dissatisfaction about the entire governmental system due to the delay in government work, public services, facilities, फाइनेंशियल ब्लंडर्स। हमें हर साल सुनने को मिलता है ना, हमारे पास पब्लिक फैसिलिटी के नाम पे, पब्लिक सर्विसेज के नाम पे ना हमारे पास रास्ते हैं, ना साफ पानी है, ना साफ हवा है। के उसके बाद हर काम के लिए डिले होता है, हर काम के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं, इतना लाइंस में रुकना पड़ता है और फिर भी काम पूरा नहीं होता। तो हमारा क्या होता है ना, पूरा का पूरा सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, पूरी की पूरी सरकारी सिस्टम पर ही हमारा भरोसा उठ जाता है। हमें उनसे कोई भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, कोई भी तसल्ली महसूस नहीं होती हमें अपनी सरकार से। हर साल हमें घोटाले मिलते हैं, कि हर साल हमें फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं मिलता। जब ऐसा होता है तो करप्शन में यही प्रॉब्लम आती है कि लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा उठ जाएगा, पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा लोगों का। देखो, किसी भी थ्रेट का सबसे बड़ा आउटकम यही होगा
कि उस थ्रेट की वजह से ना लोग पार्टिसिपेट करना छोड़ देंगे इसमें। इसके बाद क्या लिखा है, करप्शन इन द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ है, बोगस वोटिंग, नकली वोट, बोगस वोट किए गए हैं, रिश्वतखोरी दी जाती है, रिश्वत दी जाती है वोटर्स को, आप आए हमें वोट करें। वोटर्स को किडनैप भी किया जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोगों का ना भरोसा, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है इलेक्शन प्रोसेस से वो खत्म हो जाता है। कि सो व्हाट डू यू थिंक, फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम। एक ही फैमिली का मोनोपोली है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक ही फैमिली ने सालों से मैनेज की है। कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी पॉलिटिक्स में काम कर रही है, पॉलिटिकल एरिया में हमें दिख रही है, सरकार में हमें सालों से एक ही पार्टी और उसी पार्टी की एक ही फैमिली दिखती है। कि कॉमन पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट, ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अब एक ही पार्टी है एक्स वाई जेड, अरे क्या हो गया इसको, एक ही पार्टी है एक्स वाई जेड और उस पार्टी का एक ही फैमिलीज है। कि मान लो ए बी सी फैमिली है, और यही है जो पार्टी संभाल रही है, यही एक पार्टी है जिसको वोट्स मिल रहे हैं, और यही एक पार्टी है जो 100-200 सालों से गवर्नमेंट चला रही है। तो ऐसे में आप और मैं अगर हम चाहें भी कि हम इस पार्टी को ज्वाइन करें, इस पार्टी में लीड करें, तो क्या हमें मौका मिलेगा, स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 3 हो गए। आपका चौथा प्रॉब्लम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये भी मैंने आई थिंक आपको पहले एक वीडियो में समझाया था, आपके टॉपिक में था कि ये तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनलाइजेशन क्या है, क्रिमिनल्स को टिकट क्यों मिलती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, क्रिमिनल्स को भी टिकट मिलती है, पार्टी उनको कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करती है, लोग उन्हें वोट देते हैं, उन लोगों को जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन हो या एलिगेशन साबित हो चुके हों, ऐसे लोगों को मिलता है। अब जब आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले इंसान को दोगे, टिकट दोगे, कैंडिडेट बना के खड़ा करोगे, तो वो क्या करेगा? पैसे का इस्तेमाल करेगा वोट को खरीदने के लिए। वो अपने गुंडों को मसल पावर लगाएगा, अपने गुंडों को पीछे रखेगा। मैंने कहा ना, लोगों की किडनैपिंग भी होती है वोट के लिए। तो या तो तुम रिश्वत दे के मानो या हम किडनैप करके वोट दिलवाएंगे, ऐसा चलता है। कि क्रिमिनलाइजेशन एक प्रॉब्लम है चौथी हमारी। तो उसकी वजह से क्या होता है, वायलेंस होता है। अगेन उसकी वजह से हमारा मिसट्रस्ट होगा, हम नहीं ट्रस्ट कर सकते हमारे देश पे, हमारी इलेक्शंस पे। फिर उसके बाद सोशल चैलेंजेस क्या है कि इंडिया में सोशल चैलेंजेस भी हैं इन पॉलिटिकल चैलेंजेस के अलावा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, एक के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। 1000 करोड़ वाला इंसान भी है, 100 रुपए भी नहीं है ऐसा इंसान भी है, 10 रुपए भी नहीं है किसी के पास, ऐसे इंसान भी देश में है। तो ये अनइक्वल है, बराबरी में पैसा बटा हुआ नहीं है, बराबरी में रिसोर्सेस बटे हुए नहीं है। कि इससे क्या होता है, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है। कि उसके बाद कास्ट बेस्ड इश्यूज भी हैं कि देश में अभी भी जाति पाति के इश्यूज चलते हैं देश में, वो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है। बेरोजगारी है, देश भर में इतनी बेरोजगारी है, सरकार ने कुछ नहीं किया, हम दूसरी सरकार चुनने क्यों जाएं? ये सब प्रॉब्लम्स है ना, लोगों को रोक देती हैं कास्ट वोट करने से। कास्ट की प्रॉब्लम है हमारी। मान लो कोई कहेगा कि यार मैं लोअर कास्ट से हूं, मेरे लिए सरकार ने क्या किया, मेरे लिए डेमोक्रेसी क्या कर रही है, मुझे कौन सा बराबरी मिली, मुझे कौन से हक मिले, मुझे कौन सी आजादी मिली, मैं क्यों वोट करूं? फिर कर क्या सकते हैं, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। अब डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कर क्या सकते हैं? पहला है, मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी रूल करती है, मेजॉरिटी जो जीतती है वो रूल करती है। कि in a democracy, political party gets majority of votes come to power. Parliament takes all decisions by majority. Democracy aims at the welfare of majority of people. डेमोक्रेसी का मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, वेलफेयर हो। When importance is given to majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority.
अब हमने सारे डिसीजंस मेजोरिटी से लिए, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसने सरकार बनाई। उनको कोई कानून पास करना है, अगर कानून पास करने के लिए उनको लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल गए तो कानून पास हो गया। मेजोरिटी में पब्लिक का क्या ओपिनियन है किसी बात को लेके, हाँ है तो हाँ होगा, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो माइनॉरिटी है, जो मार्जिनल है, उनका क्या, मार्जिनल का, माइनॉरिटी के ओपिनियन का, उनकी मर्जी का क्या? इससे क्या होता है, इनजस्टिस होता है कि तो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, माइनॉरिटीज शुड आल्सो बी कंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपने फैसला मेजोरिटी के हिसाब से लिया, पर उस फैसले में कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटीज के जो हित हैं, माइनॉरिटीज का जहां इंटरेस्ट है, उसको भी कवर करने की कोशिश करिए। ये सरकार का काम है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को कंसीडरेशन मिले ना। इन शॉर्ट, वो डेमोक्रेसी जहां पर सबके ओपिनियन को बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है। अब मान लो आपके घर में सारे डिसीजंस आपके घर के बड़े ले रहे हैं, कि आपके दादा दादी ले रहे हैं या आपके पेरेंट्स ले रहे हैं। आप क्या बोलोगे, भाई आप पेरेंट्स हो और आप दादा दादी हो, आप 4 लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया, मुझसे मेरे भाई से किसी ने पूछा ही नहीं, हम माइनॉरिटी में आ गए, हमारे ओपिनियन की भी इज्जत तो होनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या आउटलुक है, हमारा क्या नजरिया है। सिमिलरली, मेजोरिटी गवर्नमेंट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। चाहे गवर्नमेंट मेजोरिटी से चूज होती है, पर वो किसी एक मेजोरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही हमारे पार्टी में, हमारे पूरी सरकार में देखने मिलते हैं। सिर्फ आदमी ही हमें हमारे सरकार में देखने मिलते हैं, सिर्फ हिंदू ही हमें हमारी सरकार में देखने मिलते हैं, और सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही हमें हमारी सरकार में देखने मिलते हैं। ये मेजोरिटी वाली बात हो गई, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी कम्युनिटीज के, दूसरे कास्ट के, जेंडर, औरतें भी हिंदी के अलावा हर भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए, हिंदू के अलावा हर धर्म के लोग होने चाहिए, हर ट्राइब और हर एक माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो हर कम्युनिटी का हक है कि वो अपना प्रतिनिधि भेजे, हर धार्मिक ग्रुप का हक है, हर धार्मिक कम्युनिटी का हक है, हर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज कम्युनिटी का भी हक है, और हर कास्ट ग्रुप का भी हक है अपना प्रतिनिधि सरकार में बिठाने का, ताकि वो उनके हितों को सरकार में रख सके। अब देखो मान लो कि अगर आपको कोई मान लो स्कूल में कोई इलेक्शन होती है और सब सीनियर्स ही इलेक्ट हुए, आपके प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हम लोअर क्लास जो लोअर स्टैंडर्ड्स के हैं, 5th से 10th तक के हैं, हम उनमें से कोई कैंडिडेट नहीं भेजेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो 10th स्टैंडर्ड के होंगे। तो अब 5th स्टैंडर्ड वाले क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 6th 7th और 8th वाले क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कि वो क्या 10th वाले मुझसे कोई बता पाएगा क्या प्रिंसिपल को? एक कमेटी बनानी है और प्रिंसिपल ने बोला कि 10th में से आप बता दो, कोई एक स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि होगा, मुझे आके बताएगा स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, पर सिर्फ 10th से आएगा। तो 5th to 9th वालों की प्रॉब्लम्स कौन बताएगा? वो कैसे बता पाएगा? इसके लिए हर एक क्लास, हर एक ग्रुप, सोसाइटी के हर एक ग्रुप से प्रतिनिधि होना चाहिए। फिर आता है, जुडिशरी इन इंडिया इज सीन टू बी मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। क्रिमिनल्स है, इनके मान लो क्रिमिनलाइजेशन है और करप्शन हो गई, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स होते रहे हैं, आपने वो हटाने के लिए आप ही हो, जज है, जुडिशरी है, कोर्ट है, जो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कि क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन इंडिया की पॉलिटिक्स में कम हो सके। वो क्रिमिनल्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकती है, उन्हें प्रोहिबिट कर सकती है, उन्हें वर्जित कर सकती है। आपको अलाउड नहीं है कि आप जाकर के कैंडिडेट बनो, आपको अलाउड नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनो। ये काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी कर सकती है, कि उन्हीं के पास अधिकार है कि एक क्रिमिनल को फॉरबिड करें कि आप नहीं जाओगे पॉलिटिक्स में, आपको परमिशन नहीं है, कानून अलाउ नहीं करेगा आपको। तो क्रिमिनलाइजेशन रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जुडिशरी को एफर्ट देना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद आता है, टू मेक डेमोक्रेसी
successful in India, it is not just sufficient to make efforts at level of government, administration and judiciary. सिर्फ सरकार को या हमारे ब्यूरोक्रेसी को, हमारे आईएएस ऑफिसर्स को या सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को काम नहीं करना है इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बनाने के लिए। हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे, अपने इंडिविजुअल स्तर पे, अपने समाज में खुद कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। क्या करके कर सकते हो? सर्व शिक्षा अभियान, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर जेंडर के इंसान को एजुकेशन का, शिक्षा का हक है, वो मिल जाए। आप किसी को अपने साथ आप बोलोगे कि भाई मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा जहां लोअर कास्ट के लोग पढ़ते हैं, मैं सिर्फ ऑल बॉयज स्कूल में जाना चाहता हूं, कि मुझे लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ना नहीं पसंद है, कि मुझे नहीं पसंद वो पढ़ती हैं, कि ये मेंटेलिटी निकल जाएगी। तो स्वच्छ भारत अभियान, देश को साफ रखो भाई। ग्राम समृद्धि योजना, विलेजेस के लिए ग्राम समृद्धि, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, उसके प्रोग्राम्स चलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलती हैं लोगों की। मनरेगा स्कीम चलती है, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखा? सोशल प्रॉब्लम्स में हमने देखा ना कि अनएम्प्लॉयमेंट पे भी एक वजह है कि हमारी इंडिया में, देश में, हमारे जहां पे डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो रूरल एरियाज में जब हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम चलाते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं, उन्हें एटलीस्ट ये एक प्रॉब्लम से आजाद कर दो लोगों को कि भाई हम कमाएंगे कैसे, हमारे घर में पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा तो हमारे घर में अनाज आएगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देके, नौकरी देके लोगों को ये वाली प्रॉब्लम से अगर आजाद करोगे ना, तो कहीं जाकर के वो सोच पाएंगे कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। जब इंसान अपने घर चलाने की टेंशन से आजाद होगा कहीं, तब जाकर के वो कहीं देश चलाने की बात सोचेगा। सो सच अदर एंड ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं देश में। सो टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स, मैंने आपको बताया ना, हमारी म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह, हमारे ग्राम पंचायत जो हैं, वहां पर 50% सीट्स जो होती हैं, 50% सीट होती हैं औरतों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमने किया था। फिर आपका चौथा पॉइंट है, टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल, it is essential to increase participation of people at all levels. If such participation increases, especially at the level of the government, it will help people in changing public policies. Public policies are made through interaction with people. Interaction with those who are not in power is also important for success of democracy. असल में डेमोक्रेसी सच मायने में तब सक्सेसफुल होगी जब वो लोग जो सरकार चला भी नहीं रहे, जो पावर में है भी नहीं, आप और हम पावर में नहीं है, हम सरकार नहीं चला रहे, पर सरकार हमसे इंटरेक्ट करती है, हमसे हमारे प्रॉब्लम्स पूछती है, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनती है, उन प्रॉब्लम्स पे लॉस बनाती है, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस लाती है, इलाज लाती है प्रॉब्लम्स का हमारे। तब जाकर के डेमोक्रेसी सही मायने में पूरी होती है। सिर्फ आपने गवर्नमेंट बना दी, आप बहुत ऊपर स्तर पे जाके बैठ गए, आप आसमान में जाके बैठ जाओगे तो धरती से कैसे बात करोगे? आपके लिए जरूरी है कि आप अगर हाई लेवल पोस्ट पे पहुंचते हो, आप अगर सरकार चलाने के लिए पावर में आए हो, तो जहां से आप आए हो उन लोगों से आप जुड़े रहो, उन लोगों से इंटरेक्ट करो, बात करो, उनसे पूछो, तब आप समझ पाओगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। सो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है डेमोक्रेसी चलाने के लिए कि आप सिर्फ अंधाधुंध कानून मत बनाइए, आप पहले ये जानिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। कि सो द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, बराबरी, आजादी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म, हर धर्म को बराबरी का अधिकार, शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इवन इन अवर पर्सनल लाइफ। हर चीज का काम गवर्नमेंट का नहीं है। आप बेशक गवर्नमेंट इलेक्ट करते हो पॉलिटिकली, पर हर एक चीज हमारे देश में जो होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार के पल्ले नहीं है। हमारा भी काम है कि दूसरे लोगों की धर्म की इज्जत करें, हमारा भी काम है कि हम उन्हें बराबरी का दर्जा दें, हमारा काम है हम उनकी आजादी का उल्लंघन ना करें। कहते हैं ना, हर एक इंसान की अपनी
प्राइवेट स्पेस होती है, एक पर्सनल स्पेस होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसी और से उसकी आजादी छीन के उसके लिए डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ये होता है कि और ये जब हम अपने पर्सनल लेवल पे खुद अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ इन वैल्यूज को अपहोल्ड करेंगे, इन वैल्यूज को इज्जत देंगे, तब जाकर के कहीं इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। और ये बातें हमें याद रखनी है कि सो दैट वाज द चैप्टर। इतना ही था चैप्टर में। ये प्रॉब्लम्स थी ग्लोबल लेवल पे भी, प्रॉब्लम्स थी इंडिया के लेवल पे भी। क्या प्रॉब्लम्स थी, हाईलाइट मैंने सब कुछ कर लिया है। मैं ये पूरा टेक्स्ट बुक का ही कॉपी डाल दूंगी क्योंकि इसमें कुछ भी नोट्स नहीं थे। पिछले हर चैप्टर में नोट्स थे, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर पढ़ने के लिए सिंपल है, पर जो प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस की गई है ना, वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। करप्शन हो, भ्रष्टाचार देख लो, अन्याय देख लो, आप क्रिमिनलाइजेशन देख लो, ये बहुत बड़ा इशू है कि इंडिया में, और बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। पढ़ने के लिए सिंपल है पर प्रैक्टिकली नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड गेट पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है इलेक्शन में खड़े होना और पॉलिटिकल पावर को हासिल करना। द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस। कौन सा? रिलीजियस तो इंडिया में हो रहा है, नक्सलिज्म भी इंडिया में है, क्रिमिनलाइजेशन की वजह से मसल पावर वो भी इंडिया में यूज हो रही है। लेकिन डेमोक्रेसी डीप रूटेड होनी चाहिए। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल मकसद है, पूरी दुनिया में हर देश का मकसद है हमारे देश में डेमोक्रेसी जड़ पकड़े, मजबूत हो। इनमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स है, रीजन बताना है कि उसका। अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड, मैंने कहा था अलर्ट होके, कॉन्शियस होकर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा ताकि डेमोक्रेसी सस्टेन कर सके, जिंदी रह सके। The importance of the problems of farmers and tribals has increased in the left extremist movement. मैंने आपको क्या कहा, नक्सलाइट मूवमेंट, एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट में क्या होता था, फार्मर्स और ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस थे, लेकिन अब उस पर फोकस कम हो चुका है और वायलेंस पे फोकस बढ़ चुका है। तो इंक्रीज हुआ है नहीं, डिक्रीज हुआ है कि, और बढ़ा क्या है, वायलेंस। इंक्रीज क्या हुआ है, वायलेंस इंक्रीज हुआ है कि। People may lose confidence in the democratic process due to corruption during election. आपको पता चले इलेक्शन में करप्शन हुई है, पैसा खिलाया गया है, लोगों को धमकाया गया है, लोगों को किडनैप किया गया है और फिर उनसे वोट जबरदस्ती अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दिलाया गया है। तो क्या आप कहोगे कि मुझे अपने देश के इलेक्शन प्रोसेस पे, मुझे अपने देश के लोकतंत्र सरकार पे भरोसा है, उस पे, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है? नहीं, नहीं है कि लोग अपना कॉन्फिडेंस खोएंगे, दे विल लूज देयर कॉन्फिडेंस। सो दिस इज ट्रू। एक ही मतलब फॉल्स था इसमें तीनों में से। नोट्स राइट, शॉर्ट नोट्स, करप्शन पे भी, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म पे भी, दोनों मैंने आपको अभी अभी समझा दिए। विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्या फैक्टर्स की जरूरत है इंडिया में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए? सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में ये सारे जो वैल्यूज हैं इसको अपहोल्ड करें ताकि लोग ताकि सरकार, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो, सक्सेसफुल हो। इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन क्या है? मनी चलता है अगर क्रिमिनल्स को मिलेगा, और मसल पावर चलता है। तो ये क्या है, इफेक्ट्स हैं क्रिमिनलाइजेशन के। क्या करेंगे, क्रिमिनल्स को टिकट दी जाए तो क्या करेंगे, पैसा चलाएंगे और या तो हथकंडे हाथ चलाएंगे। What efforts are undertaken to bring transparency in political process? ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर रही है? जुडिशियरी काम कर रही है। जुडिशियरी क्या कर सकती है? जुडिशियरी क्रिमिनल्स को फॉरबिड कर सकती है, उन्हें रोक सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने से, उन्हें रोक सकती है कि आप कैंडिडेट नहीं बनोगे, आप इलेक्शन में नहीं उतरोगे। तो इतना ही था हमारा चैप्टर। आपका प्रोजेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ये हो गया, इसके साथ हो गया हमारा आखिरी चैप्टर खत्म। तो हमने बाकी के चैप्टर्स भी कर लिए, हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स भी कर लिए।
पॉलिटिकल साइंस के भी सारे चैप्टर्स कर लिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला था 10 नवंबर तक आपका ये वीडियो आ जाएगा, और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 9 नवंबर को, तो मैं कल ये वीडियो डालने वाली हूँ, आपको मिल चुका होगा। इसी के साथ खत्म हुआ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि 10th का सिलेबस खत्म हुआ है, 11th का अब शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आएगा एक छोटा सा ब्रेक, उसके बारे में भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। चैनल से बने रहिए। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम के लिए QR कोड है, नीचे लिंक भी है, और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। कमेंट्स करिए, अपने ओपिनियन बताइए, अपने आइडियाज शेयर करिए मुझसे बात करिए, मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लाने का सोच रही हूँ, तो देखते हैं कहाँ जाता है। कि तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।